हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है फिजिक्स क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के एक टॉपिक अपवर्तनांक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखिए, अपवर्तनांक जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो अपवर्तनांक है क्या होता है, तो नॉर्मली इसका डिफिनीशन अगर हम देना चाहेंगे तो दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये डिफिनीशन आप दे सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम कहता क्या है? कहता है कि साइन आई जो होगा बट्टा में साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर एक क्या होता है? नियतांक, एक नियतांक होता है। तो स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बट्टा साइन आर जो होगा एक क्या होगा? नियतांक होगा। तो ये जो साइन आई होता है आपतन कोण की ज्या और साइन आर जो होता है अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। क्या चीज? एक नियतांक। तो ये जो नियतांक है इसी को हम कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तनांक। तो साइन आई बट्टा क्या हो जाएगा? साइन आर। तो एक जो ये नियतांक होता है यही होता है म्यू या एन, क्योंकि अपवर्तनांक को हम म्यू या एन से सूचित करते हैं। तो म्यू या एन से हम किसको डिनोटेट करते हैं? अपवर्तनांक को। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? एक फार्मूला साइन आई बट्टा साइन आर, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं म्यू या एन बराबर, म्यू या एन बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आर। तो इस साइन आई को हम कहते हैं आपतन कोण की ज्या, ज्या, और बट्टा साइन आर को कहते हैं अपवर्तन कोण की ज्या, की ज्या। तो अर्थात एक फार्मूला आप देख लिए हैं कि क्या होता है, म्यू या अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर। ये एक फार्मूला हो गया। इसका उपयोग हम कब करेंगे? तो क्वेश्चन में अगर आपतन कोण की और अपवर्तन कोण का चर्चा रहे तब जाकर के आपसे अपवर्तनांक पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान दिया रहे तब जाकर के आप अगर म्यू या अपवर्तनांक पूछे तो क्या से लगाएंगे? साइन आई बट्टा साइन आर। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करता है। तो ये मीडियम फर्स्ट हो गया, माध्यम फर्स्ट, ये पहला, और इससे नीचे हो गया माध्यम दूसरा, दूसरा। अब अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो नॉर्मली बात है इस तरह से आएगी तो यहाँ पे एक लंब बनेगा नॉर्मल, और ये क्या होती है? इस तरह से चली आती है। तो देखिए ये जो अभिलंब और आपतन कोण के बीच में जो कोण बनता है उसी को आई कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं कोण आर, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अब मान लीजिए अगर इस आई का वैल्यू अगर 60 डिग्री है, मान लेते हैं, मतलब ठीक से एंगल बना नहीं है तो मान लेते हैं, और इस कोण आर का मान लेते हैं 30 डिग्री। तब जाकर के अगर आपसे अपवर्तनांक पूछे, अगर बोल दे कि कोण आई बराबर 60 डिग्री है, कोण आर बराबर 30 डिग्री है, तब जाकर के म्यू बराबर क्या हो जाएगा या अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? तो हम जाकर के आपतन कोण और अपवर्तन कोण की चर्चा कर रही है तो इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन आई बट्टा साइन आर लगाएंगे। तो क्या होता है म्यू बराबर, तो साइन आई बट्टा साइन आर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन आई, आई का मान कितना? 60 डिग्री, और साइन आर का मान कितना? 30 डिग्री।
अब क्या करेंगे, इसमें साइन 60 और साइन 30 का वैल्यू रख देंगे और जो हमें प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। जब साइन आपतन कोण और अपवर्तन कोण की चर्चा रहे तब जा करके अगर आपसे अपवर्तनांक पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, म्यू या एन बराबर साइन आई बट्टा साइन आर लगाएंगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए अपवर्तनांक जो होता है दो तरह से होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं और निरपेक्ष को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम समझ लेते हैं एक चीज, जो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम, और एक क्या होता है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम। अब समझिए विरल माध्यम में क्या होता है, जैसे विरल माध्यम उसको कहते हैं कि किसी अन्य माध्यम की उपेक्षा उसके अणु दूर दूर हो, खाली हो, तो उसमें क्या होगा, लाइट जब अगर जाएगी तो तेजी से निकल जाएगी, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं, कण जो होते हैं दूर दूर में होते हैं, उसको ज़्यादा लड़ना भिड़ना नहीं पड़ेगा, सीधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर सघन माध्यम में अगर प्रकाश को हम डालेंगे तो उसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, वो पास पास होते हैं, तो उसमें अगर लाइट जाएगी तो उसके कणों से ज़्यादा लड़ना भिड़ना पड़ता है, तो इसलिए क्या करती है, वो अपने स्पीड में चेंज हो जाती है, तो अपने प्रकाश की चाल जो क्या करती है, कम हो जाती है। तो हम कहने का मतलब ये है कि विरल माध्यम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल अधिक होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कि चाल कम होती है, क्या होती है, कम होती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए देखिए, जो सघन होगा तो वो डेंसिटी हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, मतलब कि डेंस होगा। तो देखिए एक हम प्रकाश प्रकाशीय प्रकाशीय सघन, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी ये मास डेंसिटी से बिल्कुल अलग है। तो देखिए जो सघन होगा मतलब जिसके अणु पास पास होगा, तो ये जो अपवर्तनांक होता है इसी को कहते हैं प्रकाशीय सघन, प्रकाशीय सघन। और ये जो प्रकाशीय सघन जो होता है वही कहलाता है क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब जो माध्यम सघन है तो वो कितना सघन है वही क्या बताता है, प्रकाशीय सघन बताता है, प्रकाशीय सघन बताता है। और ये जो प्रकाशीय सघन होता है वही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, वही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो ये जो जितना जो डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए ये जो अपवर्तनांक जो बताता है, क्या बताता है कि एक मीडियम जो है सो दूसरे मीडियम से कितना सघन है, कितना सघन है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात इसको हम म्यू भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए अब होता क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर कोई घनत्व, प्रकाशीय घनत्व अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो प्रकाशीय घनत्व अगर ज़्यादा होगा तो उसका म्यू भी क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जिसका अपवर्तनांक अगर ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जिसका डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़ हम समझ लेते हैं, एक मीडियम ये है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। अब इसको इस तरह से हम अपवर्तित कर दिए हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो मीडियम फर्स्ट है और इस मीडियम सेकंड है, तो इसमें जो प्रकाश की चाल है v1 है और इसमें प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि μ2/μ1 बराबर क्या हो जाएगा,
तो इससे पहले देखिए यहाँ पे घनत्व अगर बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा और चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो होता है म्यू बराबर जो होता है वो उल्टा प्रोपोर्शन होता है किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट का उल्टा प्रोपोर्शन होता है। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, म्यू टू निकाल रहे हैं, तो म्यू टू निकालेंगे तो इसमें प्रकाश की चाल क्या है, v2 है, तो इसको हम 1/v2 लिख देंगे और मेन बट्टा तो मेन बट्टा ये वाला। और नीचे देखिए अब फिर हम μ1 निकाल रहे हैं, तो μ1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/v1, तो μ2/μ1 बराबर क्या हो जाएगा 1/v2 गुने v1/1, तो v1/v2 हो जाएगा। ये एक फार्मूला निकल गया, μ2/μ1 का मान क्या हो जाएगा v1/v2। अब देखिए ये एक फार्मूला निकल गया। अब इसको हम और अच्छी तरीक़ा से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या μ21 बराबर क्या हो जाएगा v1/v2। अब देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये जो अपवर्तनांक है दूसरा माध्यम का पूछ रहा है, 2 1 लिखा है तो मतलब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो 1 के सापेक्ष। तो देखिए 1 के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ भी समझ लीजिए 1 के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है v1/v2 होता है। ये फार्मूला आपका आ गया अपवर्तनांक निकालने के लिए। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मतलब हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ग्लास में कितना होता है, तो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको अगर पूछेगा कि ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा, ग्लास का अपवर्तनांक तो कैसे लिखेंगे, तो VGA मतलब पहले G लिखा है तो ग्लास V नहीं म्यू GA। तो देखिए G जो है ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष मतलब हवा के सापेक्ष निकालना है। तो क्या होता है, अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर μ21 लिखा रहे तो v1/v2 होता है, क्या होता है v1/v2। तो v1 का मान कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और एक का मान दूसरा माध्यम का मान कितना है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों कट गया, इसको काट दिए, ये कितना गया 3/2, अर्थात μGA बराबर कितना आ गया 1.5। अब देखिए इस चीज़ से हमें 2 चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हवा में प्रकाश की चाल है और जो कांच में प्रकाश की चाल है, तो मतलब अगर प्रकाश हवा से कांच में आती है तो वो 1.5 गुना अपना स्पीड क्या करेगा, कम कर लेगा, क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि हवा क्या है, हवा ग्लास के अपेक्षा विरल माध्यम है और ग्लास क्या है सघन है, तो उसमें आएगी प्रकाश तो कम हो जाएगी, कितना कम होगा तो 1.5 गुना कम होगा। और दूसरा चीज़ ये बताता है कि जो हवा की अपेक्षा ग्लास जो है वह कितना डेंसिटी है, मतलब उसका डेंसर कितना अधिक है, तो 1.5 गुना अधिक घनत्व है। हवा की अपेक्षा ग्लास जो है सो कितना गुना अधिक है, 1.5 गुना अधिक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अपवर्तनांक हम किसका निकालते हैं, जिस मीडियम में जिस माध्यम में प्रकाश घुसती है उस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हवा से ग्लास में आ रहा है तो हम यहाँ पर किसका अपवर्तनांक निकाले हैं, ग्लास का निकाले हैं। तो जिस मीडियम में प्रकाश घुसेगी उसको क्या करेंगे, उसी को अपवर्तनांक हम निकालेंगे। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि जो 2 माध्यम होती है उस दोनों माध्यम में से कोई भी माध्यम की निर्वात नहीं होना चाहिए, दोनों माध्यम में से कोई भी माध्यम निर्वात नहीं होना चाहिए, तब जाकर के उसके जो प्रकाश की चाल होती है अनुपात करेंगे तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। अब हम समझ लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल।
अगर हम इसको निर्वात में प्रकाश की चाल को C मान लेते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को V मान लेते हैं तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, C/V। तो अब निरपेक्ष अपवर्तनांक हम कहते हैं किसको है, तो इसमें जो दो माध्यम होगा, एक माध्यम क्या होगा, निर्वात होगा, एक माध्यम क्या होगा, निर्वात होगा, और इसमें जो दो माध्यम होगा उसमें से दोनों में से कोई भी माध्यम निर्वात नहीं होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, निरपेक्ष में एक माध्यम निर्वात होगा और एक दूसरा क्या होगा, जो दूसरा माध्यम का हम निकालेंगे, जो जैसे कि पानी का निकाले या ग्लास की निकाले, उस मीडियम में प्रकाश की चाल होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये म्यू बराबर क्या आ जाएगा, C/V। अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल को C मान लेते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को V मान लेते हैं तो ये एक फार्मूला आ गया। अब 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं। अगर आपसे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दे दिया जाए और तब जाकर के आपसे अगर अपवर्तनांक पूछे तो कैसे बनाना है, तो देखिए उसके लिए क्या हो जाता है, म्यू बराबर वास्तविक गहराई और बट्टा आभासी गहराई। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। तो जितने भी फार्मूला को हम देखें अपवर्तनांक निकालने का, तो सबका मतलब यही निकलता है कि जो दो माध्यम में है, दोनों माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम जान लेते हैं। तो अपवर्तनांक का मान जो होता है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का जो मान है किस पे निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए ये कम विचलित होता है, ये कम अपवर्तन होता है। और बैगनी का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है, थोड़ा सा घटता है, इसलिए हम लिख दिए कि क्या चीज़ घटता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसके अपवर्तनांक दिया हुआ है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। मतलब हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो प्रकाश को अपवर्तित उतना ज़्यादा करेगा। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है और बर्फ का अपवर्तनांक कितना है, 1.31 है। वायु का अपवर्तनांक कितना है, 1.003 है। और एल्कोहल का कितना है, 1.36 और बेंजीन का कितना है, 1.50 है। तो इस तरह से हम देख लिए कि अपवर्तनांक क्या होती है। तो आज तक यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।